गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि रूट टू एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अपरिमेय को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे। ठीक है, ये बोल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार ये पूछा जा रहा है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभास, यानी इसमें लिखा है कि एक अपरिमेय संख्या है तो हम ये विरोधाभास मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। और हमें पता है कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के क्या होते हैं, जो परिमेय संख्या हैं वो हम लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिमेय प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा, विरोधाभास आएगा। जो चलिए देखते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारी जो हम यहाँ पर शुरुआत में मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं माना माना रूट टू एक, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूट टू को, तो रूट टू को कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू, अगर क्योंकि पी अपॉन क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम रूट टू को कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, क्यू यानी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तब तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे उस नंबर को। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो पी और क्यू हैं ये कैसे होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। पी और क्यू कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, पी और क्यू कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, जिसका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होता है। क्या, केवल केवल एक, केवल एक उभयनिष्ठ या कॉमन, केवल एक क्या होगा उसमें, कॉमन फैक्टर या गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड होगा। वो भी कौन होगा, वो भी कौन होगा, केवल और केवल वन। वो भी कॉमन गुणनखंड कौन होगा, वन। यानी एक के अलावा पी और क्यू के कोई भी गुणनखंड आएंगे, यानी पी और क्यू केवल एक के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर रहा हूँ मैं, वर्ग कर रहा हूँ, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो अगर हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए, रूट टू इसका भी वर्ग कर दिया और पी अपॉन क्यू का भी वर्ग कर दिया। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर दोनों का वर्ग कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो रूट टू का वर्ग क्या होगा, रूट टू का वर्ग कितना हो जाएगा, टू। तो टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ध्यान से देखो, पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, इस टू को मैं इसके अपॉन में ला रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, पी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टू को, अगर पी स्क्वायर को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब पूरी पूरी बार डिवाइड हो जा रहा है। तो जब मैं टू को पी से, जब पी स्क्वायर को टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, टू से। तो यहाँ से यहाँ का इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर किससे, दो से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, पी स्क्वायर दो से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है।
पी स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, विभाजित होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पी स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। पी स्क्वायर को जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जा रहा है, क्यू स्क्वायर बार। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर पी स्क्वायर, हमने थ्योरम्स पढ़ी थी पहले, अगर पी स्क्वायर को कोई भी प्राइम डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आएगा कि यहाँ से जो ये पी है, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो पी भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। 2 भी क्या होगा, पी से विभाजित होगा। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो पी भी किससे होगा, 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैंने कहा कि पी स्क्वायर अपॉन 2, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने क्या कहा, यहाँ से पी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक, अब मैंने क्या करा, पी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, माना वो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, सी टाइम्स। माना 2 से, माना ऊपर क्या है, 4 है और नीचे 2 है, तो 2 से 4 को डिवाइड करो कितनी बार, 2 बार गया। तो इसी प्रकार अगर पी से, अगर पी 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितनी बार, माना कितनी बार डिवाइड हुआ, सी बार। कितनी बार हुआ, सी बार। तो यहाँ से इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, इसको मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया, P इक्वल टू 2C। P इक्वल टू कितना हो गया, 2C। ठीक है, और C क्या है, जहाँ C क्या है, एक इंटीजर है। C क्या है, एक C एक पूर्णांक है। C कैसा है, एक पूरा अंक है, पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, C क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखो इस P का मान, इस P का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में। तो देखो यहाँ पर इसके बाद लिख रहा हूँ, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब P का मान जो ये आया, P की वैल्यू, जो हमारी ये P की वैल्यू आई, इसका मान कहाँ रख रहा हूँ, समीकरण 1 में। तो रखो जहाँ पर P है, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, अब P का मान, P इक्वल टू कितना है, 2C, तो इसको रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2C का होल स्क्वायर। 2C का कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, 2Q स्क्वायर। अब इसको खोल दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और C का कितना हो जाएगा, C स्क्वायर, इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 अपॉन चले जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 4C स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 4 को, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 2C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, अब C स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, देखो C स्क्वायर को तो यहीं पर रखा, तो ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया, Q स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ से भी क्या समझ में आया हमको, देखो यहाँ से भी क्या समझ में आया कि Q स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। Q स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से विभाजित, 2 स्क्वायर Q से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अगर Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो Q भी क्या होगा, तो Q भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। 2 भी क्या होगा, Q से विभाजित होगा। ठीक, अब हमने यहाँ से क्या निकला, देखो हमने शुरुआत में क्या कहा था, शुरुआत में मैंने कहा था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं, मतलब इनका केवल एक कॉमन गुणनखंड होगा, वो भी कौन होगा, 1। यानी ये P और Q किसी एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि जो P है वो 2 से भी विभाजित हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था ना, तो गलत हो गया नहीं। हमने तो माना था कि P और Q कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य, यानी ये केवल एक से ही क्या होंगी, केवल इन दोनों P और Q के बीच में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा, वो है 1। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो P 2 से भी हो गया और Q भी किससे हो गया, 2 से। तो इसका मतलब P और Q का तो एक क्या आ गया, कॉमन आ गया ना, एक कॉमन आ गया, जो क्या आना केवल एक होता था। लेकिन यहाँ पर कैसा नंबर है, 2। तो 2 क्या हो रहा है, P को भी डिवाइड कर दे रहा है और Q को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये तो सहअभाज्य संख्याएं हुई नहीं,
ये तो सहभाज्य संख्याएं हुई नहीं। तो इसलिए हमने जो क्या कहा, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि भाई पी और क्यू में क्या आ गया, देखो पी वह क्यू का, पी और क्यू का क्या हो गया, एक कॉमन यानी एक उभयनिष्ठ, एक कॉमन गुणनखंड आ गया। एक कॉमन गुणनखंड कौन है, वो जो कॉमन जो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, कॉमन गुणनखंड 2 है। कौन आ गया, कॉमन गुणनखंड कौन आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब जगह हमने शुरुआत में क्या माना था, पी और क्यू कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य। तो हमारा क्या हो गया, जो शुरुआत में जो हमने माना था, जो हमने शुरुआत में माना था वो हमारा क्या हो गया, जो हमने शुरुआत में माना था, यानी जो हमारे यहाँ पर लिखो प्रारंभिक संकल्पना, हमने क्या माना था, प्रारंभिक संकल्पना हमारी गलत हो गई, यानी शुरुआत में जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमारी जो प्रारंभिक, इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी जो क्या थी, प्रारंभिक कल्पना थी या संकल्पना थी, जो शुरुआत में हमने जिसको क्या माना था, प्रारंभिक संकल्पना हमने क्या माना था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी प्रारंभिक संकल्पना जिसमें क्या क्या था, पी और क्यू कैसे हैं, सहभाज्य, पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य हैं। लेकिन वो तो गलत आ गई ना, प्रारंभिक संकलन पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं, ये क्या आ गई, गलत हो गया है। प्रारंभिक संकल्पना, जो हमारी प्रारंभिक संकल्पना थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। वो क्या हो गई, गलत हो गई ना, प्रारंभिक संकलन पी और क्यू सहभाज्य। लेकिन यहाँ तो उनका पी और क्यू का एक कॉमन गुणनखंड 2 भी आ जा रहा है, जबकि असहभाज्य का मतलब होता है कि केवल एक ही कॉमन गुणनखंड हो, वो भी 1 हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी शुरुआती जो कल्पना थी, तो आप क्या लिखोगे, अतः हमारी जो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, क्या हो गया, विरोधाभास, अतः विरोधाभास हो गया, क्या हो गया, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, नहीं तो सहभाज्य हो गया। इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। तो जो हमने शुरुआत में माना था, विरोधाभास के कारण प्रारंभिक संकल्पना गलत है, और विरोधाभास के कारण क्या हो गया, जो हमने माना था परिमेय, वो कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, √2। ऐसी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के कारण हम क्या जानते हैं, हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या हो गया, इससे हमें क्या समझ में आया कि ये विरोधाभास के कारण जो हमारी शुरुआती कल्पना थी, जो हमने परिमेय माना था, वो क्या है, एक गलत हो गया। तो गलत हो गया ना, अतः विरोधाभास के कारण, अतः √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये लिखने का टेक्निक है, इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा बेसिक वे में समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब आप इसको जरूर देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, ये आपके पेपर में 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। आज इस क्लास को आप देखिए, और जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आप बता सकते हैं। थैंक यू।